तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने जो है राजस्थान कोऑपरेटिव रूल्स 2003 के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड यानी प्रारंभिकी और निगमन, प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन को पढ़ा था। आज की क्लास में जो है हम इससे आगे जो है यहाँ पर चैप्टर 3 को हम पढ़ने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि इसकी टेस्ट सीरीज जो है वो एक्ट की वो शुरू की जाए। तो हम एक दो दिनों में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी चैप्टर वाइज जो है एक दो दिन बाद में डेली जो है टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चन रखेंगे। तो आप उस सब के लिए निश्चिंत रहें, आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और इसको किस तरह से रेडी करना है वो भी जो इंडेक्सिंग है वो भी हम करेंगे, रूल्स के साथ साथ ही कर लेंगे ताकि आपको भी टाइम मिल जाए तैयारी करने का। और जब तक आपके एग्ज़ाम आए तब तक ये दोनों चीज़ें आपके कंठस्थ हो जाएं, अच्छे से हो जाएं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 3 है मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी सहकारी समितियों के सदस्य और उनके अधिकार के बारे में जो है हमारे रूल्स 2003 का ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर रूल 14 है हमारे पास में मेंबरशिप। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे रूल नंबर याद रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एक्ट में आपको बेसिकली बहुत धाराएं याद रखनी है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही आपसे जो है ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस अधिनियम, नियम और समिति के बाईलॉज के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को सदस्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर प्रावधानों के हिसाब से हैं और बाईलॉज के हिसाब से वो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी आवश्यक शर्तें पूरी कर रहा है, तो ऐसे किसी भी इंसान को, ऐसे किसी भी इंडियन नेशनल को यहाँ पर सदस्यता के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर दिया हुआ है। सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति को फॉर्म एम में अपना आवेदन करना होगा। किस में करना होगा? फॉर्म एम। आपको याद रखना है किस में करना होगा? फॉर्म एम में जो है अपना आवेदन करना होगा, जिसके साथ 10 रुपए का सदस्यता शुल्क लिया जाएगा। कितने रुपीस लिए जाएंगे? 10 रुपए का जो है सदस्यता शुल्क लिया जाएगा। और बाय लॉज में निर्धारित आवश्यक शेयर जो है ये इसको खरीदने पड़ेंगे कि बाय लॉज में जितने भी निर्धारित शेयर हैं उन शेयर की जो पूंजी यहाँ पर जमा करा करके खरीदने पड़ेंगे। इसके बाद में जब ये एप्लीकेशन दे देगा, जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सुनिश्चित करेगा कि सदस्यता के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन को फॉर्म एन में बताए, फॉर्म कौन सा? एन में बताए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म एम में होगा और सीईओ जो है जितने भी फॉर्म उसके पास में आएंगे उनको फॉर्म एन के हिसाब से रजिस्टर के अंदर जो है दर्ज करेगा। और ये जो है कालानुक्रमिक, यानी जिसका एप्लीकेशन फॉर्म पहले आएगा उसको पहले और जिसका बाद में आएगा उसको बाद में, वो सदस्यता देता है या नहीं देता इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म एन के हिसाब से, फॉर्म एन के हिसाब से जो रजिस्टर बना हुआ है उसमें उसको दर्ज करना होगा कि इतने लोगों ने सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इसके बाद में जो सीईओ या उसके द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति है वो फॉर्म प्राप्त करते समय सदस्यता शुल्क और शेयर राशि जमा करेगा और आवेदक को उसके हस्ताक्षर के साथ में जो है रसीद जारी करेगा। यानी जो भी फॉर्म की, देखिए पहले तो फॉर्म एम के प्रारूप में उसको फॉर्म जमा करना पड़ेगा। फॉर्म जमा करने के बाद में 10 रुपए उसके फॉर्म फीस लगेगी। और जो शेयर राशि है, जितने निर्दिष्ट शेयर हैं कि अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको सोसाइटी में इतने शेयर जो है वो खरीदने पड़ेंगे, तो उस शेयर्स की जो राशि होगी वो सदस्य को जमा करवानी पड़ेगी। और उसके बाद में जो अधिकारी होगा, भले वो सीईओ हो या उसके द्वारा अधिकृत दूसरा व्यक्ति हो, वो क्या करेगा? अपने हस्ताक्षर के साथ उसको रसीद देगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिसीव हो गया है, हस्ताक्षर के साथ उसे रसीद देगा। इसके बाद में सीईओ सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन की जांच करेगा और समिति के समक्ष अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेगा। सीईओ जो है वो समिति के सामने, जो कमेटी होगी, जो 16 मेंबर्स, अप टू 16 मेंबर्स की जो कमेटी होती है उसके सामने ये जाकर के इसको रखेगा, अपने जो है सिफारिशें रखेगा कि ये जो मेंबर्स हैं इनको, ये जो एप्लीकेंट्स हैं, ये जो आवेदक है वो सदस्य बनने के इच्छुक हैं
और उनकी लिस्ट जो है वो कमेटी के सामने रखी जाएगी। कमेटी के रखने के बाद में अपना जो सिफारिश है वो भी देगा कि किसको बनाया जाना चाहिए और किसको नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं बनाया जाना चाहिए वो तभी हो सकता है जब या तो वो बाईलॉज में निर्धारित जो नियम हैं उनके कैटेगरी में नहीं आता है, उनकी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, या फिर एक्ट के अंदर जो मेंबर बनने के लिए आवश्यक जो क्रियाकलाप है उनको पूरा नहीं करता है। जब तक कि यह विशेष रूप से ज्ञात न हो कि आवेदक अधिनियम, नियम या बाइलॉज में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता को प्राप्त किया है, समिति को आवेदन स्वीकार करना होगा। अगर कोई भी सदस्य इस एक्ट, किसी भी नियम या बाइलॉज में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता को प्राप्त नहीं किया है, मतलब अगर योग्य है, एक्ट के हिसाब से भी ठीक है, बाइलॉज के हिसाब से भी ठीक है, रूल्स के हिसाब से भी ठीक है, तो उसको सदस्यता देनी पड़ेगी। और अगर वो इनके हिसाब से अयोग्य है तब जाकर के वो उसकी स्वीकृति को जो है रिजेक्ट कर सकता है, उसकी जो एप्लीकेशन है मेंबरशिप की उसको रिजेक्ट कर सकता है उनके बेसिस पे। यदि समिति आवेदन को अस्वीकार करती है तो सीईओ आवेदक को अस्वीकृति के कारणों के साथ सूचित करेगा और सदस्यता शुल्क एवं शेयर राशि वापस करेगा। अगर पता चलता है कि इस फला फला एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया है और ये एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से या बाइलॉज के हिसाब से सही नहीं है, ये आवश्यक शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको सूचित किया जाएगा कि आप ये शर्त यहाँ पर पूरी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम आपकी सदस्यता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ वो जो है सदस्यता शुल्क जो उससे यानी जो 10 रुपया लिया गया है और शेयर राशि जो उससे ली गई है उसको वापिस उसे लौटा देगा। आवेदन जमा करने की तिथि से आवेदक को सदस्य माना जाएगा। जैसे ही वो फॉर्म यहाँ पे जमा करवाता है वैसे ही उसको सदस्य मान लिया जाएगा, जब तक कि समिति उसके आवेदन को अस्वीकार ना कर ले। यानी अगर किसी व्यक्ति ने जाकर के फॉर्म जमा करा दिया, अपना शुल्क जमा करवा दिया, अपनी शेयर राशि जमा करवा दी, तो वो ऑफिशियली जो सोसाइटी है उसका मेंबर माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक कि सीईओ उसकी जो सदस्यता है उसको अस्वीकार नहीं कर दे। आज अगर आपने जाकर के फॉर्म जमा करवाया है और जो सीईओ है उसको 10 दिन लग गए आपके फॉर्म को चेक करने में, तो उन 10 दिनों के टाइम पीरियड में आप जो है सोसाइटी के मेंबर माने जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि समिति आवेदन प्राप्त करने से इनकार करती है, अब यह और क्या केस हो सकता है कि जो सोसाइटी जो है वो फॉर्म लेने से इनकार कर दे कि हम अभी फॉर्म नहीं ले रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दर्ज कर सकता है। अगर सोसाइटी जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने से इनकार कर दे, एक तो चीज वो होती है कि आपने फॉर्म दिया और उसके बाद में अगर कोई कमी निकली तो आपकी सदस्यता जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, ऐसा वो बोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा केस हो गया जहां पर सोसाइटी बोल रही है कि हम आपका फॉर्म लेंगे ही नहीं, जमा ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, तो वो सीधा रजिस्ट्रार के पास जा सकता है और रजिस्ट्रार द्वारा भेजा गया आवेदन समिति के कार्यालय में दर्ज माना जाएगा। तो रजिस्ट्रार के पास जैसे ही एप्लीकेशन जाएगी वो कहां पर भेजेगा? सोसाइटी के पास भेजेगा, और सोसाइटी के पास जैसे ही ये आता है तो समिति के कार्यालय में दर्ज माना जाएगा। यानी वो मेंबर जिसने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार से सोसाइटी के पास में आई है, तो वो एक सोसाइटी का मेंबर माना जाएगा। कब तक? जब तक कि सीईओ जो है उसकी सदस्यता को निरस्त नहीं कर देता किसी वैध कारण की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक मेंबर जाकर के जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाता है, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते ही वो क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है, सदस्य बन जाता है। सदस्य जो है कब तक रहता है वो? जब तक सीईओ जो है, सीईओ उसे निरस्त ना कर दे। और निरस्त किन ग्राउंड पे करेगा? निरस्त वो करेगा अगर वो बाइलॉज के अनुसार, एक्ट या रूल्स के हिसाब से नहीं है तब। नेक्स्ट हमारे पास में है रूल नंबर 14 का ही एक और है कि धारा 15(1) यानी हमने जो एक्ट पढ़ा था उसकी जो धारा है 15(1), उसके तहत जो है रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से इन्हें सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर ये जो चीजें, ये जो है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत जो है कोई भी रजिस्टर्ड फर्म है या फिर कंपनी है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति लेकर के उसको एज ए मेंबर एक्सेप्ट किया जा सकता है, अगर वो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958, यह आपको याद रखना है।
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत अगर वो रजिस्टर्ड है कोई कंपनी, फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसको एज ए मेंबर किसी भी सहकारी सोसाइटी के अंदर एंट्री दी जा सकती है। पंचायत को दी जा सकती है, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका, इनको भी जो है यहाँ पर एंट्री दी जा सकती है। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद और नगर पालिका, इनको भी एज ए मेंबर यहाँ पर एंट्री दी जा सकती है। ये पंचायती राज 1994 के हिसाब से जो है पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद रजिस्टर होनी चाहिए। और नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी एक्ट शायद 1958 है, आप एक बार चेक कर लेना, 1958 या 9 है, उसके हिसाब से अगर रजिस्टर्ड नगर पालिका है तो उसे भी यहाँ पर एज ए मेंबर यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, यानी रजिस्टर्ड जो है लोक न्यास। अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट है और वो रजिस्टर्ड है तो उसे किसी भी सोसाइटी के अंदर एज ए मेंबर जो है एंटर किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, यानी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है उसको भी यहाँ पर एज ए मेंबर कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो चारों चीजें हैं, भले ही वो 1958 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई फर्म, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हो, भले वो पंचायत हो या फिर पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या नगर पालिका हो, या फिर रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो या फिर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हो, इनको एज ए मेंबर एक्सेप्ट करने के लिए रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति जरूरी है। रजिस्ट्रार से अनुमति ली जाएगी कि हम इनको जो है एज ए मेंबर यहाँ पर मेंबर बनाना चाहते हैं, एज ए मेंबर रजिस्टर करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रार जब अनुमति देगा तो इनमें से किसी को भी एज ए मेंबर यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल 15 है एडमिशन ऑफ नॉमिनल एंड एसोसिएट मेंबर, यानी जो नाम मात्र सदस्य और सहयोगी सदस्य हैं उनको किस तरह से प्रवेश दिया जा सकता है। नाम मात्र सदस्य के रूप में निम्नलिखित को प्रवेश दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है वो समिति के साथ लेन देन करने वाला व्यक्ति है तो उसको नॉमिनल मेंबर बनाया जा सकता है। वो लेन देन करता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, उसके साथ उसके ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो उसको नॉमिनल मेंबर बनाया जा सकता है। वित्तीय बैंक के ऋणी के पक्ष में गारंटी देने वाला व्यक्ति, मान लीजिए कि जो है किसी वित्तीय बैंक यानी किसी फाइनेंशियल बैंक में से किसी मेंबर ने लोन उठाया और उस मेंबर ने लोन उठाने के साथ में वो एक गारंटर लेकर के आया कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा तो ये व्यक्ति है, ये मेरी गारंटी देता है कि लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में मैं इसका लोन चुकाऊंगा। कई लोग होते हैं जिनको गारंटर बनने का बहुत शौक होता है, तो ऐसे गारंटर को भी जो भी यहाँ पर नॉमिनल मेंबर रखा जा सकता है। एलडीबी से भिन्न किसी वित्तीय बैंक में कम से कम 1000 रुपए जमा रखने वाला व्यक्ति, यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक से भिन्न किसी भी फाइनेंशियल बैंक में, एलडीबी से भिन्न यानी एलडीबी के अलावा जो है किसी और बैंक के अंदर 1000 से ज्यादा, कम से कम 1000 रुपए या 1000 से ज्यादा रुपए रखने वाला व्यक्ति को भी नॉमिनल मेंबर बनाया जा सकता है। मार्केटिंग सोसाइटीज जो होती है, विपणन समिति के कार्य क्षेत्र में कृषि उत्पादों का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, अगर कोई आपके आसपास में जो है मार्केटिंग सोसाइटी है और आप उसके कार्य क्षेत्र के अंदर कृषि उत्पादों से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर नॉमिनल मेंबर बनाया जा सकता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर कोई स्वयं सहायता ग्रुप है तो वो रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से, कैसे बनाया जा सकता है उसको, रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से, यह आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है नॉमिनल मेंबर बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत गठित जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत को जो है नॉमिनल मेंबर बनाया जा सकता है। किसको बनाया जा सकता है, पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत को नॉमिनल मेंबर बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे इसी तरह के ट्रिक क्वेश्चंस पूछेगा। जो लोग जो है क्लासेस को पूरा नहीं देखते हैं, जो डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, उनके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग जो है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसको गलत करके आएंगे। कैसे गलत करके आएंगे, अब यहां पर आप देखेंगे रूल 14 के अंदर मेंबरशिप के अंदर क्या दिया हुआ है। मेंबरशिप के अंदर हमारे पास में पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका है, लेकिन नॉमिनल मेंबर और एसोसिएट मेंबर के अंदर यहां पर क्या नहीं है, नगर पालिका नहीं है। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या पंचायत नगर पालिका को सदस्य बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन नगर पालिका को जो है वो नॉमिनल मेंबर यानी नाम मात्र सदस्य यहां पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक ये दिया हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत रजिस्टर्ड
पंचायतों, जिला परिषद और पंचायत समिति को ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। नगर पालिका के लिए जो रूल है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उनको नहीं बनाया जा सकता। किसी सदस्य के जीवन साथी को सहयोगी सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है। अगर कोई सदस्य है और उसकी पति या पत्नी है तो उनको हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एसोसिएट मेंबर बना करके प्रवेश दे सकते हैं राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से। राज्य सरकार जो नियम बनाती है उसके हिसाब से जो है एसोसिएट मेंबर यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये किस सोसाइटी में एसोसिएट मेंबर्स बन सकते हैं, किस में नहीं बन सकते, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो रूल डिसाइड करती है। ये इनके बायलॉज में भी होता है, तो बायलॉज के हिसाब से जो है उनको एसोसिएट मेंबर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में है रूल 16 यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी सदस्यता के लिए अयोग्यता। अगर कोई सदस्य है वो डिस्क्वालीफाई कब होता है सदस्यता के लिए, दिवालिया घोषित हो गए या फिर दिवालिया हो गया या दिवालिया घोषित होने वाला है, जिसके पास जो कर्जे में आ गया है और उसके पास चुकाने के लिए रकम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अदालत ने किसी को जो है पागल घोषित कर दिया है या मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली चैलेंज घोषित कर दिया है, अदालत ने किसी को कोई साउंड माइंडेड नहीं है, तो ऐसे केस में उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है या की ही जाएगी, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसको जो है मोरल किसी भी ग्राउंड के ऊपर, उसके मोरल ग्राउंड के ऊपर उसको सजा हुई है, नैतिक पतन यानी किसी भी धोखाधड़ी, चोरी, बलात्कार, ऐसे जो केसेस होते हैं नैतिक पतन वाले, इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है तो वो यहाँ पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और सजा समाप्त होने के 5 वर्ष बाद तक वो जो है मेंबर यहाँ पर नहीं बन सकता। अगर किसी को सजा मिली है तो 5 वर्ष बाद तक मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, मान लीजिए अगर किसी को जो है गलत सजा दे दी गई है न्यायालय द्वारा भी कभी क्या होता है, कई एविडेंसेस के अंदर अगर मान लो टाइम पर नहीं मिले या किसी भी कारण से कभी कभी गलत निर्णय भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट किसी को सजा सुना देता है, लेकिन हाई कोर्ट में अपन जाते हैं तो हाई कोर्ट में उस सजा को जो है पलट दिया जाता है। तो ऐसे केस में अगर किसी की सजा कोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जैसा कि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, हालांकि बाइज्जत बरी जैसी कानून में चीज नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को बरी कर दिया गया है, उसकी सजा को जो है पलट दिया गया है, तो वो मेंबर जो है यहाँ पर आकर के मेंबरशिप ले सकता है। अगर सजा पलट दी गई है तब मेंबरशिप ले सकता है, लेकिन अगर सजा हो रखी है तो ऐसे केस में जो है वो किसी भी सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता और सजा खत्म होने के 5 वर्ष बाद तक भी वो यहाँ पर मेंबर बन नहीं सकता। लेकिन हाँ, जेल में कैदियों के उत्थान हेतु बनी सोसाइटी का सदस्य बन सकता है, ये यहाँ पर एग्जेम्पशन है। अगर किसी को जेल हो गई है नैतिक पतन के अपराध में, तो वो किसी बाकी सोसाइटी का मेंबर तो नहीं बन सकता, उसकी सजा खत्म होगी तो उसके 5 साल बाद तक नहीं बनेगा। लेकिन जेल के अंदर जो सोसाइटीज बनी है, जो कैदियों के उत्थान के लिए बनी है, तो उस सोसाइटी का सदस्य वो जरूर बन सकता है। यदि कोई सदस्य अयोग्यता प्राप्त करता है तो सदस्यता से वंचित हो जाएगा। मतलब अगर ये चीजें किसी के ऊपर लागू हो जाती है तो उसकी सदस्यता, उसकी मेंबरशिप जो है वो सीज हो जाएगी, कैंसिल मानी जाएगी। रूल 17 है प्रोहिबिशन ऑफ मेंबरशिप इन 2 क्रेडिट सोसाइटीज, यानी किसी भी 2 क्रेडिट सोसाइटीज के में जाकर के कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति 2 क्रेडिट सोसाइटी में मेंबर नहीं बन सकता, उसके ऊपर रोक है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक प्राथमिक सहकारी क्रेडिट समिति यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सदस्य है तो वो किसी अन्य क्रेडिट समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अगर अन्य समिति का सदस्य बनता है तो उसे पहले वाली जो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है उसके मेंबरशिप से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसी भी दो जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन एलडीबी और मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर मेंबर बन सकता है इसके साथ में, यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक और मार्केटिंग सोसाइटी यानी विपणन सोसाइटीज जो होती है उनका मेंबर वो बन सकता है अगर वो किसी पेक्स का सदस्य है। प्राइमरी सहकारी क्रेडिट समिति क्या होती है? पेक्स, जो हमारे विलेज लेवल पे काम करती है। पेक्स का सदस्य सिर्फ और सिर्फ एलडीबी
और मार्केटिंग सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। इनके अलावा दूसरी किसी भी क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे बाद में प्रोसीजर फॉर एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, सदस्यों के निष्कासन की प्रक्रिया। अब कोई सदस्य जो है वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता है या ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा जो है संज्ञान में आता है कि वो मेंबर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो उसको निष्कासित करने की प्रक्रिया क्या होगी वो देखा जाएगा। वो देखते हैं हम इसमें रूल 18 में। किसी सदस्य को निष्कासित करने से पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर कोई सदस्य जो है उसको अगर निष्कासित कर रहे हैं तो उसको 30 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है। निष्कासन प्रस्ताव सामान्य सभा में यानी जनरल मीटिंग के अंदर जो है निष्कासन के प्रस्ताव का विचार किया जाएगा और रजिस्ट्रार के अनुमति के बाद ही निष्कासन प्रभावी होगा। अगर रजिस्ट्रार अनुमति देता है तभी जाकर के निष्कासन जो है वो प्रभावी होगा। और अगर जो सदस्य है जिसको हटाया जाता है या निष्कासित किया जाता है उसके शेयर समाप्त माने जाएंगे, यानी उसके शेयर जो है वो सोसाइटी जब्त कर लेगी, उसके बदले में उसे कोई पूंजी नहीं दी जाएगी, कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, उसके शेयर जो है वो समाप्त माने जाएंगे, जब्त माने जाएंगे। निष्कासित सदस्य 1 वर्ष तक किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता, यानी किसी भी सोसाइटी का सदस्य जो है नहीं बन सकता। अगर किसी भी सोसाइटी से, राजस्थान में किसी भी सोसाइटी ने किसी एक मेंबर को निष्कासित कर दिया है किसी कारण की वजह से, हो सकता है उसने ऋण टाइम पे नहीं चुकाया हो या फिर उसने जो है वो आवश्यक जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर रहा हो, तो ऐसे केस में अगर किसी को निकाल दिया है तो वो 1 साल तक किसी दूसरी सोसाइटी का भी राजस्थान में सदस्य नहीं बन सकता, ये आपको याद रखना है। लेकिन स्पेशल केस में जो है रजिस्ट्रार अनुमति दे सकता है यानी रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि कोई स्पेशल केस हो तो वहां पर सुनवाई के बाद में रजिस्ट्रार इस 1 साल का जो ये यहाँ पर टाइम लिमिट है उसमें जो है इसको सदस्य बनने की अनुमति दे सकता है किसी दूसरी सोसाइटी में या इस सोसाइटी के अंदर भी। ये रजिस्ट्रार को पावर यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास में है सीजेशन ऑफ मेंबरशिप रूल 19 यानी सदस्यता की समाप्ति। सदस्यता की ऑटोमेटिक समाप्ति जो है वो कैसे की जाएगी? देखिए ये तीनों चीजें हैं ना, ये थोड़ी अलग अलग है। ये तो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये चीजें लागू होते ही वो डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। यहाँ पर है निष्कासन, उसको निकाला जाता है कि अब तुम सदस्य नहीं रह सकते, उसको निकाला जाता है, वो ये है। और यहाँ पर जो है सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, अगर कोई सदस्य जो है वो अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे या फिर अपने शेयर जो है वो किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर दे। मान लीजिए किसी सोसाइटी के अंदर किसी मेंबर के 25 शेयर हैं और उसने 25 के 25 शेयर किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफर कर दिए या बेच दिए, मतलब अगर उसने सारे शेयर जो है हस्तांतरित कर दे, कितने सारे शेयर, सारे के सारे शेयर जो है उसने हस्तांतरित कर दिए, या फिर किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी को निष्कासित कर दिया या फिर अयोग्य हो गया, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और इस्तीफा तभी स्वीकार किया जाएगा जब सदस्य के सभी बकाया राशि वसूल कर ली जाए। उसकी सदस्यता कब समाप्त मानी जाएगी? उसकी सदस्यता भले ही उसने त्याग पत्र दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेंबर है उसने लोन लिया और लोन नहीं चुका पा रहा है तो जाकर के उसने एक एप्लीकेशन डाल दी कि अब मुझे मेंबर नहीं रहना है, मैं त्याग पत्र देता हूँ, मुझे इस सोसाइटी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। कब होगा? कि तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसने सारी की सारी बकाया राशि उससे वसूल कर ली जाएगी। जब तक आपका बकाया है तब तक आप सदस्य माने जाएंगे और वो बकाया पूरा का पूरा जो है वसूल करने के बाद ही सदस्यता जो है वो समाप्त की जाएगी। भले ही उसने शेयर हस्तांतरित करे हो, मृत्यु हो गई हो या निष्कासन हो गया हो, उससे बकाया राशि जब्त की ही जाएगी, वसूल की जाएगी। नेक्स्ट है रूल 20 नॉमिनेशन, यानी जो सदस्य जो होते हैं जब किसी सोसाइटी के अंदर मेंबर बनते हैं तो मेंबर बनने के साथ में, जैसा बैंक्स में भी होता है ना, हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, तो वहां पर एक नॉमिनेशन का फॉर्म आता है। नॉमिनेशन का क्यों फॉर्म आता है? कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं या किसी बैंक में उसके कोई पैसा डिपॉजिट है, तो वहां पर उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो किसी मतलब अपने उत्तराधिकारी को या फिर अपने जो भी वांछित इच्छित जो उसका मनुष्य है उसको वहां पर नॉमिनेट कर सके कि मेरी
मृत्यु के बाद में जो है इसको यहाँ पर शेयर जो है ये ट्रांसफर कर दिया जाए, या इसका पैसा जो है वो इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर ये कोई सदस्य अपनी इच्छा से उसको नामांकित कर सकता है। सदस्य अपने शेयर या बकाया राशि के लिए नामांकन कर सकता है कि मेरे शेयर जो हैं वो इसे ट्रांसफर कर दिए जाएं। इन केस कि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, या बकाया राशि के लिए भी। इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो अपनी बकाया राशि के लिए भी नामांकन उसका माना जाएगा। शेयर संख्या से ज्यादा नामांकन नहीं, मतलब नामांकन जो है नॉमिनेशन है वो एक से ज्यादा कर सकता है, लेकिन जितने उसके पास शेयर है उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के पास में 20 शेयर है, किसी इंसान के पास 20 शेयर हैं तो वो नॉमिनेशन कितना कर सकता है, अप टू 20 मेंबर्स को ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। शेयर आपके पास में 20 है और आपने नॉमिनेशन में पूरे खानदान के 40 लोगों को वहां पर डाल दिया, ये नहीं हो सकता। नॉमिनेशन जो है लिखित होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, और 2 गवाहों के सामने होना चाहिए। 2 गवाह भी इसमें लगेंगे जब नॉमिनेशन करेगा। और नॉमिनेशन जो है वो समिति के रजिस्टर में, यानी सोसाइटी के रजिस्टर के अंदर जो है दर्ज होना चाहिए, तभी उस नॉमिनेशन को वैध माना जाएगा, उसको लीगल माना जाएगा। अगर वो दर्ज नहीं है तो वो नॉमिनेशन लीगल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है रूल 21, प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ जॉइंट मेंबर्स एंड माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंडेड माइंड इनहेरिटिंग द शेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ डिसीज्ड मेंबर। यानी संयुक्त सदस्य और नाबालिगों के प्रवेश की प्रक्रिया, और अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका अगर कोई अनसाउंड माइंडेड, यानी अगर उसका कोई नॉमिनी या उसका लीगल जो है हेयर जो है वो अगर मानसिक संतुलन में नहीं हो, मतलब उसका दिमाग सही नहीं हो, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पर किस तरह से प्रोसीजर होगा उनके एडमिशन का, वो रूल 21 में 2 या अधिक व्यक्ति संयुक्त सदस्य के रूप में प्रवेश पा सकते हैं। जॉइंट मेंबर के रूप में कितने जो है सदस्य आ सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। अभी देखिए ये प्रोसेस कैसे होती है ये मैं बताता हूं आपको। अगर कोई मेंबर है और उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में उसका जो लीगल हेयर है, उसका जो लीगल क्या बोलते हैं ये उत्तराधिकारी है, कानूनी उत्तराधिकारी है, या फिर जिसका नॉमिनेशन उसको ने किया है वो इंसान जो है अनसाउंड माइंडेड है या मानसिक रूप से उसका संतुलन सही नहीं है, तो ऐसे केस में उसके साथ में जॉइंट मेंबर्स आएंगे। जॉइंट मेंबर्स आने के बाद में जॉइंट मेंबर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं या 2 से ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, एक तो वो स्वयं होगा, एक उसके साथ आ सकता है, या एक से ज्यादा आ सकते हैं जॉइंट मेंबर्स जो हैं। ये जो हैं जॉइंट मेंबर्स जो आएंगे वो ये रिटर्न में लिख करके देंगे। क्या लिख करके देंगे कि जिस पर्सन जो यहाँ पे कानूनी उत्तराधिकार है इसके पास ही सारे राइट रहेंगे, इसके पास वोट करने का राइट भी रहेगा, इसके पास शेयर होल्ड करने का राइट भी रहेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है, कौन सा फर्स्ट पर्सन जो है वो जो है उसका यहाँ पर जो है राइट माना जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो है उसके सहयोग के लिए यहाँ पर जॉइंट मेंबर्स को एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि ये आदमी जो है अनसाउंड माइंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है नाबालिग या पागल व्यक्ति को अभिभावक के माध्यम से सदस्य बनाया जा सकता है। सेम चीज यहाँ पे जॉइंट मेंबर्स भी आगे, और अभिभावक के नाबालिग है, कोई माइनर है या फिर पागल है तो उसको अभिभावक देकर के सदस्य बनाया जा सकता है। ये पहले वाला जो था वो मृत्यु के केस में था, अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ में जो लोग आएंगे। और दूसरा जो है, अगर कोई नाबालिग चाह रहा है कि मैं इस सोसाइटी का मेंबर बनूं, क्योंकि 18 साल से कम का व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता, तो ऐसे केस में वो अपना जो है एक गार्जियन यहाँ पर लेकर के आएगा, एक अभिभावक लाएगा और वो मेंबर बन सकता है। वैसे ही अगर कोई पागल व्यक्ति है तो वो भी गार्जियन ला करके मेंबर बन सकता है। रूल 22 है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, यानी शेयरों का मूल्यांकन। अगर किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई या किसी ने त्याग पत्र दे दिया, और सोसाइटी जो है उसके जो शेयर हैं, क्योंकि त्याग पत्र देगा मृत्यु हो जाएगी, या किसी भी रीजन से अगर कोई सदस्यता जो है उसकी जाती है, ऐसा रीजन जिसके अंदर जो है शेयर जब्त ना हो। अगर नैतिक पतन का अपराध है तब तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने त्याग पत्र दिया है या मृत्यु हुई है तो जो शेयर का मूल्य है, मान लीजिए एक सोसाइटी है जो
1990 में बनी है। उस टाइम उसका जो शेयर है वो 2 रुपए का था। ठीक है, किसी सदस्य ने जो है 30 शेयर खरीद लिए 60 रुपए चुका करके, और वो सदस्य जो है 2025 में अपना त्यागपत्र दे रहा है या मृत्यु की वजह से हट रहा है, तो उसको जो राशि जो है शेयर के बदले में, ऑब्वियसली आप 60 रुपए वापस नहीं चुका सकते ना उसमें, क्योंकि उसने 60 रुपए दिए थे 1990 में, तो अब तक आपकी सोसाइटी ने काम भी किया है, उसकी संपत्ति भी बढ़ी है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, जो उसके शेयर का मूल्य जो है ना, वो अंतिम ऑडिटेड बैलेंस शीट, यानी लास्ट जो आपका ऑडिट हुआ है और उसकी जो बैलेंस शीट निकली है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है सोसाइटी की, क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी सोसाइटी की, उसके आधार पर जो है उसे शेयर का मूल्य जो है वो दिया जाएगा। जो लास्ट ऑडिट हुई है उसके हिसाब से उसको शेयर का मूल्य का चुकान किया जाएगा। सोसाइटी द्वारा सदस्यों को शेयर आवंटन करते समय शेयर का मूल्य उसके अंकित मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आवंटन हो रहा है, कोई नई सोसाइटी बन रही है, और ऐसे केस में क्या होता है, कोई सोसाइटी नई बन रही है और एक मेंबर उसके पास जाकर के बोलता है कि मुझे जो है इसके शेयर चाहिए, मैं मेंबरशिप लेना चाहता हूं, तो ऐसे केस में क्योंकि सोसाइटी अभी बनी है, तो जो फेस वैल्यू होगी, अंकित मूल्य को हम फेस वैल्यू बोलते हैं, तो फेस वैल्यू से ज्यादा जो है उससे वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी सोसाइटी अभी बन रही है और बनते टाइम फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बनते टाइम ही जो है फेस वैल्यू तो उसकी 10 रुपये है, और आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ही बोल दिया कि फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन हम आपसे पर शेयर 100 रुपये लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, उस टाइम आपको फेस वैल्यू के हिसाब से ही पैसा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स 23, यानी प्रत्येक समिति को सदस्यों का जो है रजिस्टर रखना होगा, ये रूल 23 के अंदर है। कोई भी सोसाइटी है, उसके सोसाइटी की जो कमिटी है उसको यहाँ पर मेंबर्स का जो है एक रजिस्टर बना के रखना होगा, और वो मेंबर का जो रजिस्टर होगा वो कोई भी सोसाइटी का मेंबर जाकर के उसको देख सकता है, ये उसके पास में अधिकार है। कोई भी मेंबर जाकर के ये उसके पास में अधिकार रहता है कि वो यहाँ पर जो है जो सदस्यों का रजिस्टर है उसे जाकर के देख सकता है, और अगर उसकी कॉपी चाहिए उसे सदस्यों के रजिस्टर की कि कितने सदस्य मेरे सोसाइटी में है, तो एक निर्दिष्ट शुल्क जो है, जो बायलॉज में है, उसके हिसाब से वो जमा करवा करके यहाँ पर इनकी कॉपी भी निकलवा सकता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति के सदस्यों की सूची। पहले रजिस्टर है, रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है सूची जो है वो कैसे होगा, प्रत्येक सहकारी समिति को प्रत्येक वर्ष के अंत में सदस्यों की सूची तैयार करनी होगी। हर साल के अंत में जो है उनको, यहाँ पर जब वर्ष का अंत आ रहा है तो आपको याद रखना है ये फाइनेंशियल ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है 31 मार्च को माना जाएगा, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो 31 मार्च से पहले जो है सारे सदस्यों की उनको सूची तैयार करनी होगी, और इन केस अगर इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन से 30 दिन पहले जो है इसका रिवीजन करना पड़ेगा कि कितने सदस्य जो हैं वो यहाँ से उनको निष्कासित किया जा सकता है, कितनों ने त्याग पत्र दे दिया है, किन किन की सदस्यता समाप्त हो गई है, और कितने जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट मेंबर हैं, उनको चुनाव से 30 दिन पहले जो है रिवीजन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 25। यहाँ पर ये जो सदस्यों का रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर के अंदर सारे मेंबर्स आएंगे, लेकिन ये जो सूची बन रही है उसमें सारे प्रेजेंट मेंबर्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर पास्ट मेंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, तो वो सूची जो है ये अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट रूल 25 है वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स एडमिटेड जस्ट बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। अगर किसी वार्षिक सामान्य सभा से ठीक पहले किसी सदस्य ने यहाँ पर प्रवेश लिया है, कोई सदस्य है जो अभी अभी आकर के मेंबर बना है, एनुअल जनरल मीटिंग से 30 दिन पहले तक, यानी 1 महीना पहले तक, उसको 1 महीने से पुराना नहीं हुआ है और उससे पहले एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं उनको कैसे वे किया जाएगा, किस फंड में कितना पैसा जाएगा, सोसाइटी अगले साल जो है कैसे काम करेगी, कौन सा कितना पैसा कहाँ लगाया जाएगा, किसके साथ बिजनेस करना होगा, ये सारी चीज़ें जो है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है डिस्कस की जाती है और इनके फेवर में वोटिंग भी होती है।
तो अगर कोई सदस्य है जिसने 30 दिन पहले तक प्रवेश लिया है तो वो यहाँ पर वोट नहीं कर सकता। वोट करने के लिए 30 दिन से ज़्यादा पुरानी उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए। आपको सीधा याद रखना है, 30 दिन से पुरानी उसकी मेंबरशिप होगी तभी उसको वोट का हक है एनुअल जनरल मीटिंग में। रूल 26 हमारे पास में, चेयरमैन टू हैव सेकंड और कास्टिंग वोट्स, अध्यक्ष को दूसरा या फिर निर्णायक मत देने का अधिकार। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो है इलेक्शन हुआ, 2 मेंबर खड़े हुए वहां पर जो है चेयरमैन बनने के लिए, या फिर बाकी सारे कोई जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी 16 मेंबर्स जो होते हैं सबके चुनाव होते हैं। तो जो चुनाव होने के बाद में पता चला कि कोई एक पोस्ट पे ऐसा हुआ है कि वहां पर 2 मेंबर्स जो जीतने वाले हैं या 2 से ज्यादा मेंबर्स हैं उनको बराबर वोट मिले हैं, 300 इसको मिले हैं और 300 ही इसको मिले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर संकट आ जाता है कि अब ये जो पद है वो कौन संभालेगा, कौन यहाँ पर, क्योंकि पद पाने की लालसा सब में होती है, कुर्सी के लिए तो बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। तो अब ये जो कुर्सी किसको मिलेगी? तो ऐसे केस के अंदर जो चेयरमैन है उसके पास ये हक रहेगा कि वो यहाँ पर 1 वोट एक्स्ट्रा डाल सकता है। यहाँ पर चेयरमैन का फेवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 300 इसके मिले हैं, 300 इसके वोट मिले हैं, तो चेयरमैन डिसाइड करेगा कि कौन इस कुर्सी को संभालेगा, क्योंकि उसके पास में जो है निर्णायक वोट देने का, निर्णायक मत देने का अधिकार यहाँ पर है। रूल 27 है डिसेबिलिटीज ऑफ ए डिफॉल्टिंग मेंबर, यानी जैसा सदस्य जो डिफॉल्ट कर रहा है, बार बार चूक कर रहा है, उसकी अयोग्यता क्या होगी। अगर किसी सदस्य का ऋण उपविधियों में निर्धारित समय या अधिकतम 3 महीने तक बकाया है, कोई ऐसा सदस्य है जिसकी किस्त जानी है और उसने 3 महीने से ज्यादा तक अपनी किस्त नहीं दी है, या तो बाईलॉज में होगा कि मान लीजिए उसने जो है बाईलॉज में 1 महीना मेंशन कर रखा है, 2 महीना कर रखा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा, 3 मंथ्स, 3 महीने होगा। 3 महीने से ज्यादा अगर किसी की जो किस्त बकाया है तो उसको समिति में प्रतिनिधित्व करने या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यानी वो कमिटी के अंदर ना तो इलेक्शन लड़ सकेगा, ना तो चेयरमैन बनने का इलेक्शन लड़ सकता है, ना कोषाध्यक्ष बनने का जो है इलेक्शन लड़ सकता है, कोई सा भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और इन केस अगर वो इलेक्शन जीत करके आया हुआ है, वो चेयरमैन है अभी, और उसने 3 महीने से ज्यादा तक जो है यहाँ पर क्या नहीं किया है, ऋण अपना चुकाया नहीं है, तो ऐसे केस में उसकी चेयरमैनशिप, उसकी अध्यक्षता जो है वो चली जाएगी और वो वोट करने का अधिकारी भी नहीं होगा, उसको वोट देने का राइट भी नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई सदस्य चूक करता है तो प्रतिनिधित्व से वो वंचित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल 2003 का। अब हम इसके जो है एमसीक्यूज जो हैं वो देख लेते हैं। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया है और आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप इस लेक्चर को यहाँ तक रोक करके दोबारा देखें और उसके बाद में ही एमसीक्यू के सेक्शन में आगे बढ़े। देखिए, अगर आप बिना इसको समझे, बिना अगर आप याद किए डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाएंगे तो उससे आप अपने आप को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को जो है अपना अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया है, कितना याद हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो ये आपको करना है। और दूसरी बात ये है कि कई बार जो है, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट के कई मेंबर्स आते हैं कि जो कमेंट्स हैं कि स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो है, तो स्पीड आप अपने प्लेयर हैं उसमें जाकर के वहाँ पर जो प्लेबैक स्पीड है वहाँ से एडजस्ट करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सहकारी समिति में सदस्यता के लिए आवेदन किस फॉर्म में जमा करना होगा? अभी अभी हमने देखा, फॉर्म एम होगा। सदस्यता के साथ कितना शुल्क जमा करवाना होता है? 10 रुपीज। ठीक है। सदस्यता के आवेदन की जांच कौन करता है? तो ये जो जिम्मेदारी है वो सीईओ की होती है, रजिस्ट्रार की नहीं होती है। रजिस्ट्रार तो अगर सीईओ फॉर्म एक्सेप्ट करने से ही मना कर दे तब रजिस्ट्रार के पास जाया जाता है, चेयरमैन की भी नहीं होती और मेंबर खुद तो करेगा ही कैसे। नेक्स्ट हमारे पास में, यदि समिति सदस्यता आवेदन को अस्वीकार करती है तो आवेदन को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए? तो तुरंत सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको सूचित नहीं किया जाएगा तब तक उसको मेंबर माना जाएगा, उसको सदस्य माना जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही सीईओ के संज्ञान में आए कि यहाँ पर ये किसी जो अहार्यताएं हैं पूरी नहीं कर रहा है, जो बाइलॉज के हिसाब से नहीं है, एक्ट या रूल के हिसाब से नहीं है, तो उसको उसी वक्त सूचित कर देना चाहिए कि आपकी मेंबरशिप जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है।
नॉमिनल मेंबर यानी नाम मात्र सदस्य के रूप में किसे प्रवेश दिया जा सकता है? स्वयं सहायता समूह बिल्कुल दिया जा सकता है, कंपनी को नहीं दिया जा सकता, नगर पालिका को भी नहीं दिया जा सकता। ये अभी हमने पढ़ा है। नगर पालिका को आप क्या बना सकते हैं? मेंबर बना सकते हैं रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से, लेकिन नॉमिनल मेंबर नहीं बना सकते। इसके बाद में है सहयोगी सदस्य के रूप में किसे प्रवेश दिया जा सकता है? तो जीवन साथी को दिया जा सकता है, बच्चे, माता पिता, इन सबको नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सदस्यता के लिए अयोग्य है? दिवालिया व्यक्ति बिल्कुल अयोग्य है, पागल भी अयोग्य है, और नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति भी अयोग्य है। तो यहाँ पर सभी आएगा। एक व्यक्ति कितनी प्राथमिक सहकारी क्रेडिट समितियों का सदस्य होता है? सिर्फ एक का हो सकता है, सिर्फ एक का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है वो एलडीबी या फिर हमारी जो मार्केटिंग सोसाइटी है, एलडीबी या मार्केटिंग सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आए तो आपको एक ही लिखना है। ये जो है इनको एग्जेम्पशन है यहाँ पर, ठीक है। सदस्य को निष्कासित करने से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए? 30 दिन का उसे नोटिस दिया जाना चाहिए निष्कासन से पहले। नेक्स्ट है, निष्कासित सदस्यों के शेयरों का क्या होता है? अगर कोई निष्कासित है, मतलब जिसको सोसाइटी ने निकाल दिया है, तो जब्त हो जाता है, समाप्त माने जाते हैं। उसके शेयर जो हैं वो समाप्त माने जाते हैं, ना वापस किया जाता है ना बेचा जाता है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होने का कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से आपको निष्कासित किया जाता है, तो उसके शेयर जो है समाप्त माने जाते हैं। सदस्यता से इस्तीफा कब स्वीकार किया जाना चाहिए? जब सदस्य के सभी बकाया राशि वसूल कर ली जाए। बिल्कुल, तुरंत तो किया ही नहीं जा सकता और ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जब सारी बकाया राशि किसी सदस्य से वसूल कर ली जाएगी तभी उसका जो है इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। नामांकन कितने गवाहों के सामने होना चाहिए? तो 2 गवाह यहाँ पर लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में संयुक्त सदस्य के रूप में कितने व्यक्ति प्रवेश पा सकते हैं? 2 या अधिक मेंबर्स जो है यहाँ पर जॉइंट मेंबर्स बन सकते हैं। शेयर का मूल्य किसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा? तो शेयर का मूल्य जो है अंतिम ऑडिटेड बैलेंस शीट यानी लास्ट ऑडिट रिपोर्ट जो होगी सोसाइटी की, ऑडिट रिपोर्ट आपको पता है कौन करता है? ऑडिट जो है यहाँ पर ऑडिटर कौन हो सकता है, ये मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरी, ये जो ऑडिट है वो कितने समय के अंदर करवानी चाहिए? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के कितने समय तक जो है ऑडिट करवा लेनी चाहिए, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वार्षिक सामान्य सभा से कितने दिन पहले प्रवेश पाने वाले सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा? तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है 30 दिन, यानी 30 या इससे कम दिन अगर किसी को मेंबरशिप लिए हुए हैं तो वो यहाँ पर मतदान नहीं बंद कर सकता। कहाँ पर नहीं कर सकता? जो वार्षिक सभा होती है यानी एनुअल जनरल मीटिंग जो है, उसमें आपको वोट करने के लिए कम से कम जो है 30 दिनों से ज्यादा का समय होना चाहिए आपको मेंबर बने हुए, तभी जाके आप जो है यहाँ पर वोट कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये क्लास। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। हमारी ये रूल्स की क्लासेस हैं वो ऐसे ही जारी रहेगी और आने वाले 4-5 क्लास में जो है हम इस रूल्स को कंप्लीट कर देंगे और 2-3 दिन बाद में जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपका जो एक्ट किया हुआ है उसके एक्ट के ऊपर भी जो है एमसीक्यू का एक सीरीज लेकर के आऊँगा, जिसमें हम डेली जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है रूल से रिलेटेड वो करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम के टाइम पर आए तो आप उससे चूके नहीं। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।